गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मुकेश आहूजा एमपीपीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़ में हूँ। मैं आपको बीए थर्ड ईयर का एक चैप्टर है दुर्खीम का सामाजिक तथ्य, इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। आशा है आप इसे ध्यान से देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम्स में काम आएगा। सामाजिक तथ्य दुर्खीम का जो एक चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले तो ये देखें कि सामाजिक तथ्य क्या है या इसका अर्थ परिभाषा क्या है। ठीक है, अब इसमें दुर्खीम ने जो बताया है, दुर्खीम कहता है कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो भौतिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भिन्न होते हैं या जिनकी व्याख्या भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र या मनोविज्ञान के सिद्धांतों द्वारा नहीं होती। ऐसे तथ्यों को दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य कहा है। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानें कि इसकी सामाजिक तथ्य की परिभाषा क्या है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभूति के वे तरीके हैं जिनका अस्तित्व व्यक्तिगत चेतना से बाहर समाज में हो और जो व्यक्ति पर बाहर से नैतिक दबाव डालकर उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं, जैसे नैतिक नियम, आदेश, मर्यादाएं, धार्मिक विश्वास, वैधानिक नियम, लोक कथाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, व्यवसाय कर्तव्य, मुद्रा आदि सामाजिक तथ्यों के उदाहरण हैं। अब हम सामाजिक तथ्यों के बारे में इतना समझ चुके हैं कि दुर्खीम जो ये कहना चाह रहा है कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी चीज़ हैं जो व्यक्ति के ऊपर अपना एक ऐसा दबाव डालते हैं कि व्यक्ति को इनको सीखने के बाद आजीवन इनका पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जो अपनी सोच है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो उसमें शामिल नहीं हो सकती। क्योंकि सामाजिक तथ्य क्या है, व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, हमारी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जनरीतियाँ हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान के तरीके हैं, ये सब व्यक्ति जीवन में इनको सीखता है और ये प्रत्येक समाज के अंदर पहले से मौजूद होते हैं और हम इनको सीखने के बाद आजीवन इनका पालन करते हैं। तो सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना से बाहर समाज में हों और जो व्यक्ति को बाध्य कर देते हैं और उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं। ये तो हो गया सामाजिक तथ्य का अर्थ और इसकी परिभाषा। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। सबसे पहली जो इसकी विशेषता दुर्खीम ने बताई है वो है बाह्यता, एक्सटीरियरिटी। इसका मतलब है सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना के बाहर स्थित होते हैं। व्यक्ति इन्हें बाहर से ही ग्रहण करता है। वे किसी व्यक्ति की इच्छाओं या योजनाओं के आधार पर नहीं बने होते, बल्कि इनका निर्धारण और उत्पत्ति व्यक्ति से बाहर कानून या प्रथा के द्वारा होती है। व्यक्ति तो इन्हें पूर्व निर्मित रूप में ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति समाज में रहकर एक पुत्र, एक पिता या नागरिक के रूप में कई दायित्व निभाता है एवं अनेक विश्वास जो धर्म से जुड़े हैं उनके साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। ये सब सामाजिक तथ्यों के ही उदाहरण हैं। इन सब की उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं हुई, बल्कि व्यक्ति के उत्पन्न होने से पहले ही ये समाज में मौजूद रहते हैं और उसके मर जाने के बाद भी समाज में बने रहते हैं। अब ये जो चीज़ हमने देखी, इसका मतलब है बाह्यता का मतलब हो गया कि एक ऐसी चीज़ जो व्यक्ति के पहले से ही समाज में मौजूद है और व्यक्ति के मरने के बाद भी रहेगी, लेकिन जब व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तो उसे इन चीज़ों को एज इट इज़ अपने जीवन में अपनाना ही पड़ता है और एक बार इनका पालन करते करते आजीवन वो ये समझ जाता है कि कहाँ उसे कैसा व्यवहार करना है, एक पुत्र की भूमिका कैसे निभानी है, एक पिता की भूमिका कैसे निभानी है, समाज में एक नागरिक के रूप में उसके कौन कौन से दायित्व हैं या उसके कोई धर्म से जुड़े जो विश्वास हैं उनमें उसे कैसे भाग लेना है। तो ये सब सामाजिक तथ्य हैं जो व्यक्ति को बाह्य रूप से बाध्य कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी विशेषता है
बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट। बाध्यता का मतलब है सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर स्थित होने के साथ साथ उस पर दबाव भी डालते हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं व आचरण को समाज द्वारा स्वीकार्य प्रतिमान के अनुरूप ढालते रहते हैं। सामाजिक तथ्य यथार्थ हैं और व्यक्ति के बाहर होता है, वह उसके बाह्य पर्यावरण का अंग बन जाता है। व्यक्ति को विवश होकर उससे अनुकूलन करना ही पड़ता है। जब तक व्यक्ति इसके अनुरूप व्यवहार करता है तब तक उससे दबाव या विवशता महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसके उल्लंघन का प्रयास करता है उसे सामाजिक विरोध व दंड का सामना करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक तथ्य जो दुर्खिम कह रहा है कि बाध्यता का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी चीज़ को, चूँकि समाज के अधिकतम लोग उसको अपना रहे हैं तो मुझे भी अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समाज के अंदर सभी लोगों के लिए एक समान है। अब हमको उनके साथ अनुकूलन करना ही पड़ेगा और मुझे भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसे अन्य लोग कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक तथ्य क्या है, मैंने बताया, ये व्यक्ति को बाध्य कर देते हैं कि हमें न चाहते हुए भी इनका पालन करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं सड़क पर चल रहा हूं, सड़क पर ट्रैफिक है, लाल बत्ती हो गई, मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है, लेकिन मुझे नियम का पालन करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप, और जो भी ट्रैफिक सारा रुका हुआ है मैं भी खड़ा हो जाऊंगा और मुझे भी अपने लाइट ग्रीन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ मेरी कोई मनमानी नहीं चल सकती, मुझे कितनी भी देर हो लेकिन यातायात के नियम का पालन करना ही है। इसी प्रकार समाज के भी अपने जो नियम हैं, जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, ये व्यक्ति के जीवन में उसे बाध्य कर देती हैं कि जैसे दिवाली आ रही है तो हमें दिवाली कैसे मनानी है। अभी राखी का त्यौहार गया तो हमें राखी के त्यौहार पे हमको पता है कि यहाँ पर बहनें भाइयों के यहाँ जाती है या भाई बहनों के यहाँ आते हैं, या कोई एक दूसरे के यहाँ नहीं आ जा पाता तो हम डाक के द्वारा उसको, भाई को बहनें राखी भेज देती हैं। दूर दूर से लोग विदेशों में रहकर भी भारत के अंदर विदेशों में डाक के द्वारा राखी भेजते हैं, ऑनलाइन राखियाँ भेज देते हैं। तो जो त्यौहार जिस रूप में मनाया जाता आ रहा है हम उसे उसी रूप में मनाते हैं। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि दिवाली को हम होली की जैसे मना लें या होली के त्यौहार आती है हम उसको दिवाली की तरह मना लें, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें समाज में पहले से प्रचलित हैं और हमें उनका पालन एज इट इज़ करना पड़ेगा जैसी वो चली आ रही हैं। ठीक है। तीसरा है इसके अंदर सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के तरीके हैं। अब हम देखें, ये कह रहा है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव के तरीके हैं, अर्थात व्यक्ति इन्हीं के आधार पर समाज में सोच विचार करके ही अपना कोई भी कार्य करता है। यही उसे सचेत करते हैं कि कहाँ उसे कैसा व्यवहार करना है। जैसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर जीवन में उसी दिशा में आगे बढ़ता है और वैसी ही शिक्षा प्राप्त करता है। परिवार में विवाह है तो परिवार में खुशी का माहौल होगा और व्यक्ति पूरी योजना बनाकर ही अपना खर्चा करता है। व्यक्ति समाजीकरण के द्वारा सीखता है कि उसे कहाँ कैसा व्यवहार करना है। सामाजिक तथ्य ही उसे उचित और अनुचित का ज्ञान कराते हैं। अब ये जो तीसरी विशेषता है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के तरीके हैं, इसमें हमने देखा कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य व्यक्ति को कोई भी कार्य करते समय पहले से ही सचेत कर देगा कि उसे कहाँ कैसा व्यवहार करना है। अब हम इसको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें। अगर परिवार में हम घर में बैठे हैं, कोई बाहर से बुज़ुर्ग आता है तो हम आते ही उसको चाय पानी पूछते हैं, फिर वो जिससे मिलने आया है हम उसको उसका संदेशा देते हैं, हम उसको आदर के साथ बिठाते हैं और उसके बाद जाने के लिए बाहर जाकर उसे आदर के साथ छोड़ कर आते हैं। मान लीजिए आज घर में कोई बीमार है, मैं डॉक्टर को घर पे इलाज के लिए बुलाता हूँ, तो जब भी डॉक्टर आएगा मैं उसे दरवाजे तक लेने जाऊँगा, उसे पेशेंट तक लेके आऊँगा और फिर पेशेंट देखने के बाद दोबारा मैं उसे आदर के साथ उसकी फ़ीस देकर घर के बाहर छोड़ कर आऊँगा। तो ये चीज़ें कोई मुझे रोज़ रोज़ नहीं बताएगा, ये चीज़ें हम अपने आप समाजीकरण के माध्यम से सीख जाते हैं और हर एक कार्य करते समय हमें सामाजिक तथ्य सचेत कर देते हैं कि मुझे कहाँ कैसा व्यवहार करना है। ये है इसका तीसरा कार्य, तीसरी विशेषता। चौथी है सार्वभौमिकता। इसका मतलब है कि ये सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात समाज में
समान रूप से पाए जाते हैं एवं सारे समूह के लोग इनका पालन करते हैं। समाज के सभी सदस्य इन्हें एक समान अर्थात एक ही अर्थ में समझते हुए इनका पालन करते हैं। अब ये जो चौथा है सार्वभौमिकता, इसका मतलब है कि हर समाज के अंदर सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं और सारे समाज के लोग इनका स्वतः ही पालन करते हैं। ये अलग अलग रूप में अलग अलग समाज में देखने को मिल सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ भारत के सामाजिक तथ्य और पश्चिम के सामाजिक तथ्यों में भेद हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं भारत में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ की संस्कृति में पलकर बड़ा होता हूँ, तो मैं अपने आप यहाँ के सामाजिक तथ्यों को सीखने के बाद स्वतः इनका पालन करूँगा। वो चीज़ मेरे लिए भी है और समाज के अन्य लोगों के लिए भी है, तो इसलिए सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। पांचवा है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज में होती है एवं समाज के व्यक्तियों द्वारा होती है। जैसा समाज होता है वैसे ही उस समाज के सामाजिक तथ्य होते हैं। जैसे भारत में पाँव छूना, नमस्कार करना, स्त्रियों का घूंघट निकालना, ये सब सामाजिक तथ्य हैं जो लंबे समय से समाज में चले आ रहे हैं एवं धीरे धीरे स्थायी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक तथ्यों की जो उत्पत्ति है वो समाज में होती है और समाज के व्यक्तियों द्वारा होती है। क्योंकि आज हम देखते हैं, मैं भारत में रह रहा हूँ, तो भारत में जो भी सामाजिक तथ्य हैं उनकी उत्पत्ति भारत में समाज के अंदर लोगों के द्वारा ही हुई है। लेकिन मैं अकेला, एक व्यक्ति अकेला मिलकर कोई सामाजिक तथ्य नहीं बना सकता, बल्कि कई समाज के संपूर्ण लोग मिलकर इन सामाजिक तथ्यों का निर्माण करते हैं। अब अगर मैंने बचपन से सीख लिया कि भारत में बड़ों के पाँव छूना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तो मैं अपने आने वाले बच्चों को भी सिखाता हूँ। अगर किसी समाज में या किसी परिवार में स्त्रियों का घूंघट निकालना एक प्रथा है, तो वो अपने आप उस परिवार की जो भी स्त्रियाँ होती हैं वो अपने आप उस परिवार में आने के बाद घूंघट प्रथा का पालन करती हैं। लेकिन जहाँ नहीं है वो उसका पालन नहीं करती। तो ये सब चीज़ें समाज में पहले से चली आ रही हैं, अर्थात सामाजिक तथ्यों की जो उत्पत्ति है वो समाज में होती है। नेक्स्ट है छठा, सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। अब जो भी मनुष्य कह रहा है कि मनुष्य सामाजिक तथ्यों को समाजीकरण के माध्यम से समाज में सीखता है एवं धीरे धीरे उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। मनुष्य एक बार इन्हें सीखने के बाद अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, विवाह आदि से संबंधित सामाजिक तथ्य अलग अलग होते हैं। व्यक्ति ये जानता है कि किस त्यौहार पर क्या खाना बनेगा, क्या वस्त्र पहनने हैं, भोजन क्या बनेगा। इस दिन यदि सब मनुष्य एक बार सीखने के बाद आजीवन स्वतः इनका पालन करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक तथ्य जो भी समाज में हम सीखते आए हैं उनको अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाते रहते हैं। आज मैं बचपन से लेकर बड़ा होते होते जितने सामाजिक तथ्यों को अपने समाज के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, परिवार के माध्यम से सीखा, उनको मैं आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाऊंगा कि कौन सा त्यौहार कैसे मनाना जाता है, विवाह की क्या रस्में होती हैं, विवाह पे क्या होता है, दिवाली कैसे मनाई जाएगी, होली कैसे खेली जाती है, या रक्षाबंधन का महत्व क्या है, कैसे मनाया जाता है। तो यही चीज़ें मैंने सीखी और मैं अपने आने वाली संतानों को भी इसका ज्ञान कराऊंगा। तो सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। इसका मतलब सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति समाज में समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आदि उसे समाज के रीति रिवाज, प्रथाएं, नियम, कानून, नैतिकता, विश्वास आदि का ज्ञान कराती हैं और सामाजिक तथ्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इन्हें सामूहिक चेतना इनमें पाई जाती है और ये व्यक्ति सीखकर स्वतः ही इनका
पालन करता है। इसका मतलब कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कोई भी चीज़ को सीखकर पैदा नहीं होता, लेकिन अपने समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान वो धीरे धीरे अपने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपने समाज के सामाजिक तथ्यों को सीख जाता है और एक बार सीखने के बाद आजीवन में उनका पालन करता रहता है। नेक्स्ट मैं आपको इसके कुछ एक दो और टॉपिक्स इसी के हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के बारे में बताऊंगा।